नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज है दोस्तों 10 नवंबर और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो मेरी सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस क्लास की लिंक को पहुंचा दीजिए, ठीक है। और आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए अपने आज के इस सेशन को, ठीक है। और आप लोगों से मुझे अपेक्षा रहेगी कि आप जो है अपनी इस क्लास को शेयर जरूर करते रहेंगे, राइट। चलिए, पहला मेरा प्रश्न है आपसे या करंट अफेयर्स है, क्योंकि अभी चर्चा में बना हुआ है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के अल्पसंख्यक वर्ग से रिलेटेड है और चर्चा में क्यों है तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अभी एक्चुअल में क्या हुआ। दोस्तों, हमारी एक यूनिवर्सिटी है जिसे हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, AMU के नाम से जानते हैं, राइट। आई थिंक आप लोग भी इसके बारे में पढ़े होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ, कमेंट ऑफ द डे के लिए मेरा एक प्रश्न, देखो मैं जितना प्रश्न पूछता हूँ आप लोग बड़ा भयंकर भर देते हो, तो जितना प्रश्न पूछा वो जैसे मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए आपसे मेरा प्रश्न है, इसकी स्थापना कब और किसने की, ठीक है। ये मेरा प्रश्न रहेगा आप लोगों से, ठीक है। बाकी अभी इसका और जो डिटेल है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब इसमें मुस्लिम शब्द लगा है तो हमारे देश में मुस्लिम वर्ग को अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा गया है, यानी ये हमारे देश में माइनॉरिटीज में है। अब यदि माइनॉरिटीज की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल संख्या 29 और आर्टिकल संख्या 30 ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में, अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। और वो सुरक्षा क्या है? आर्टिकल 29 कहता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को अपने पूरे देश में अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज एवं परंपराओं का पालन करते हुए किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसको हम एक छोटे से शब्द में पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल 29 का है, आर्टिकल 29, राइट। आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे इसको, मैंने खुद पढ़ाया है। सर अभी पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं, उनसे भी पढ़ा होगा आप में से बहुत सारे हमारे दोस्तों ने। तो ये 29 है, राइट। अब यहाँ पर 30 में क्या है? आर्टिकल 30 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी पसंद का शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 30 किससे संबंधित? तो ऑप्शन सी से संबंधित है। चर्चा में है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संबंध में अभी हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ये तो चीज आ गई होगी आपको समझ में। अब अभी हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से निर्णय दिया है। मतलब अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की एक न्यायाधीश की बेंच बैठी और उस बेंच ने 4-3 के बहुमत से 1967 के मामले को पलट दिया है। अब दोस्तों 1967 का मामला क्या है उस पर मैं आप लोगों को थोड़ी सा प्रकाश डाल देता हूं। 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। 5 जजों की एक पीठ बनाई गई थी और इस पीठ ने कहा था कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं है या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय शिक्षण संस्थान है, ठीक है। ये हमारे 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अब जैसे ये निर्णय आया तो सरकार ने इस निर्णय को बदला। कैसे बदला? 1981 में भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था जिसे हम बोलते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। इसके नाम से लाया, AMU एक्ट के माध्यम से था। उसमें सरकार ने इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। ये अल्पसंख्यक दर्जा में आ जाएगा 1981 में। अब 1981 में दर्जा में आ जाने के बाद फिर से लड़ाई का माहौल बना। अब प्रश्न ये रखा गया है
कि क्या वास्तव में ये अल्पसंख्यक है तो है या नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में जो 7 जजों की पीठ आई है, इसने कहा इसके लिए हम नई संवैधानिक पीठ बनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे, इस पर गहन अध्ययन करेंगे, फिर निर्णय देंगे कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था है या केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। इसलिए अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है और आप लोग इस पर जरूर पूरा ध्यान दीजिएगा। अभी निर्णय आएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश भी हैं, लेकिन आज जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं, संजीव खन्ना आने वाले हैं, तो फिर उनकी अगुवाई में सब मामला देखा जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न। यह है, हुरून इंडिया के द्वारा जारी की गई देश के सबसे बड़े दानवीर की लिस्ट में देश का सबसे बड़ा दानवीर आखिरकार कौन है। इनमें से किसी देश का सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है दोस्तों? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, बजाज परिवार या शिव नाडर। ये शिव नाडर है दोस्तों, शिव नाडर। तो ये हमारे देश के संबंध में है, देश के संबंध में। अब चूंकि यहाँ टाटा साहब का नाम नहीं आएगा, है ना, हालांकि टाटा कंपनी अभी भी जो है सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि दान देने वाली है। तो यहाँ पर अब हुरून इंडिया के द्वारा अब जो जारी की गई है 2023 के लिए, 2023 और 24 के वित्त वर्ष के लिए हुरून इंडिया के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में सबसे बड़ा दानवीर कौन है। सबसे बड़ा दानवीर दोस्तों, सबसे अमीर व्यक्ति अलग होता है और सबसे दानवीर अलग होता है। तो सबसे बड़े जो दानवीर के तौर पर उभरे हैं दोस्तों, ये है शिव नाडर। कौन है दोस्तों? शिव नाडर। अब शिव नाडर क्यों है? क्योंकि दोस्तों शिव नाडर ने अभी हाल फिलहाल में, चलिए मैं सबके नाम ही लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे। शिव नाडर, इन्होंने लगभग 2153 करोड़ रुपए दान किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर हमारे देश में मुकेश अंबानी। हालांकि मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर आते जरूर है, लेकिन शिव नाडर की तुलना में इनकी जो दान करने की जो पैसे हैं, ठीक है, वो बहुत कम है, राशि बहुत कम है। लगभग है 407 करोड़ रुपए, है ना, 407 करोड़, मतलब कह सकते हैं कि 5 गुना कम है इनसे। 407 करोड़ के लगभग इन्होंने दान किया है। हाँ, अब तीसरे नंबर पर दोस्तों यहां पर आते हैं बजाज परिवार। बजाज कंपनी नाम सुने होंगे। इन्होंने लगभग 352 करोड़ रुपए का दान किया है हमारे पूरे देश में। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर आते हैं दोस्तों बिरला परिवार। जो बिरला ग्रुप है ये चौथे नंबर पर आता है और इन्होंने भी लगभग 334 करोड़ का दान किया है। पांचवें नंबर पर आते हैं दोस्तों गौतम अडानी। गौतम अडानी, जिन्होंने लगभग 330 करोड़ रुपए का दान किया है। ठीक है, ये तो हो गई पुरुषों की बात। पुरुषों में सबसे बड़े दानी है शिव नाडर, जो 2153 करोड़ के दान किए हैं। अब यदि मैं महिला की बात करूं तो मेरा पहला प्रश्न था आप लोगों से कमेंट ऑफ द डे के लिए, चलिए इसका आंसर मैं ही दे देता हूं। ठीक है, तो महिला जो हमारे देश में सबसे दान करने वाली महिला है, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, इन्फोसिस। हाँ, इन्फोसिस। अब इन्फोसिस में आप देखेंगे कि एक महिला है जिनका नाम है रोहिणी नीलकणी। रोहिणी नीलकणी, ये भारत की सबसे दान देने वाली महिला है और इनके द्वारा लगभग 154 करोड़ रुपए का दान दिया गया है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो यहां पर हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव नाडर। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में इनमें से किस राज्य के द्वारा अपने 8 जिलों में दोस्तों, कितने जिलों में? 8 जिलों में नारी अदालतें सेवा या नारी अदालतें प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है? हरियाणा ने लिया है, राजस्थान ने लिया है, उत्तर प्रदेश ने लिया है या मध्य प्रदेश ने लिया? दोस्तों किसने लिया है बताइएगा सभी लोग। देखिए हमारे देश में दोस्तों एक विभाग है महिला कल्याण विभाग। ठीक है, तो भारत में महिला कल्याण विभाग के द्वारा
महिला कल्याण विभाग के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत, एक मिनट दोस्तों रुकिएगा, यहाँ पर बड़ा शोर हो रहा है अभी अचानक से, थोड़ी सा वेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए काफी हो गया है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत महिला कल्याण विभाग के द्वारा अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एक नारी अदालतें प्रारंभ करने का फैसला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। और इसमें बोला गया है कि लगभग 7 से 11 सदस्य होंगे, यानी कुल कितने मेंबर होंगे, तो 7 से 11 मेंबर होंगे, 7 से 11 सदस्य होंगे। अब इसमें भी दोस्तों ये बोला गया है कि अभी ये सभी जगह लागू नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों का चयन किया गया है ना, जिसमें आ जाएगा, पहला आएगा बलरामपुर, बलरामपुर के बाद हम देखेंगे बहराइच, बहराइच, श्रावस्ती, ये सारे जिले शायद आप लोगों ने सुना होंगे, श्रावस्ती, फिर आएगा चंदौली, चंदौली, अच्छा आप में से कोई हो यदि तो कमेंट जरूर करिएगा इनमें से, चंदौली, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, और इसके अलावा दोस्तों फतेहपुर, और कितने हो गए, 7 हो गए, हाँ लास्ट में दोस्तों सोनभद्र, सोनभद्र। इन 8 जिलों में स्टार्ट किया जाना है। और ये बोला गया है कि यदि ये 8 जिलों में सक्सेस रहा तो फिर आगे और भी जिलों में जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी अपना सही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में इनमें से किस विधानसभा ने अनुच्छेद 370 को लागू करने का प्रस्ताव पास किया है? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका या पश्चिम बंगाल? 370 दोस्तों बहुत गंभीर मुद्दा रहा है एक बहुत बड़े लंबे समय तक, या हम ये कह दीजिए कि ये पूरा भारत है ऐसे मान लो, और इसमें से एक छोटी सी दीवार बनी थी, यहाँ पर हमारे बाबा साहब का संविधान लागू था इस पूरे देश में। और एक अनुच्छेद 370 नामक एक ऐसी ये दीवार थी जिसके माध्यम से हमारे बाबा साहब का संविधान इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता था, जम्मू कश्मीर। तो 2019 में हमारी केंद्र सरकार ने ऐसे समझ लो कि इस दीवार को तोड़ दिया, और तोड़ने के पश्चात अब पूरे देश में दोस्तों हमारे भारत का संविधान लागू है ना। अब पूरे देश में जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो पूरे देश में हमारा भारत का संविधान अब लागू हो गया है, ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी राज्य की विधानसभा है जिसने फिर से कहा है कि हम 370 को लागू करेंगे? अब चूंकि अभी आपने शायद कल का मोदी जी का भाषण सुना हो, उन्होंने महाराष्ट्र में रैली में स्पष्ट कह दिया है कि अब 370 को वापस लागू कर पाना पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कट रहे हैं? आई थिंक 1 मिनट वेट करिएगा दोस्तों। चलिए अब ठीक होगा, हाँ। चलिए तो ये दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। और यहाँ पर मतलब जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है इसने 370 को लागू करने का प्रस्ताव राज्य से पास कर दिया है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जम्मू 370 का जो मैटर है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, और केंद्र सरकार ही इस पर कुछ कार्य करेगी, राज्य सरकार की बस की बात नहीं है। तो आपने यदि विधानसभा में देखा होगा तो जो है 12 बीजेपी के सदस्यों को बाहर निकाल दिया गया था, जिस कारण से बाकी के बीजेपी के जो सदस्य थे, विधायक थे, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, बोले हम इस सदन में नहीं रहेंगे, तो वो भी छोड़ करके चले गए, बड़ा हंगामा हुआ है। तो ये 370 को लागू करने का जो प्रावधान है
वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के द्वारा लाभ पास किया गया है। चलिए 5वां क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की वार्षिक रैंकिंग सूची में कौन सा देश दोस्तों प्रथम स्थान पर है? चीन, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन, इनमें से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अच्छा, ये जो वार्षिक रैंकिंग सूची जारी की गई है, ये एशिया के लिए जारी की गई है दोस्तों, एशिया के लिए, ठीक है, ये पूरे विश्व के लिए नहीं है। ये एशिया में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की वार्षिक रैंकिंग सूची में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, बस आपको ये बताना है। चीन, अमेरिका, भारत और ब्रिटेन। अब तो चूंकि एशिया के लिए है तो अमेरिका और ब्रिटेन तो ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे, अब बचा भारत और चीन। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, आज भारत के पास लगभग 162 विश्वविद्यालय है। मतलब कुल कितनी यूनिवर्सिटी है? 162 यूनिवर्सिटी है भारत में, जो लगभग ये 2025 तक का डेटा है, 2025 तक के लिए है ये डेटा। और वहीं पर यदि हम चीन में देखें तो चीन में लगभग कितनी यूनिवर्सिटी है? तो चीन में बताया जाता है कि लगभग 133, कितना है दोस्तों, 133 या 137 इसके बीच में है, इतनी यूनिवर्सिटी चीन में है। तो पहले स्थान पर कौन आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, भारत आ जाएगा, है ना। तो भारत पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर है और जापान दोस्तों तीसरे नंबर पर है। मतलब जापान का कौन सा स्थान है? जापान का तीसरा स्थान है इस मामले में। और भारत में यदि बात किया जाए, भारत में, तो भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था किसको चुना गया है? तो ये चुनी गई है भारत में आईआईटी दिल्ली को। किसको चुना गया है? आईआईटी दिल्ली। हालांकि आईआईटी जो बॉम्बे है ये थोड़ी सा एक अंक कम हो गया है। आईआईटी बॉम्बे क्या है? एक अंक कम हो गया है। अब पहला स्थान किसका हो गया है? दिल्ली का हो गया है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही आएगा, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन, चिकित्सा उपकरण उद्योग, चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना, मतलब ये पूरी योजना का नाम है चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना। इनमें से किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? श्री जेपी नड्डा, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह या श्री शिवराज सिंह? तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? क्योंकि मेडिकल लाइन से है ना, मेडिकल लाइन के लिए है, तो आप शायद इसका आंसर यदि मान लो नहीं भी पढ़ा होगा तब भी मुझे लगता है कि तुक्का लगा सकते हो, यहाँ पर आपका तुक्का चल जाएगा। यस बिल्कुल। करिए सभी आंसर। अब जो कि मैं लाइव कमेंट तो नहीं देख पा रहा हूँ, ये एक हमारे विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर लाइव जल्दी से आइए, मुझे कुछ आपसे बात करनी है, कमेंट कुछ शिक्षा के संबंध में। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप लोग अपनी बात रख सकते हैं कमेंट में, मैं आपके कमेंट को चेक कर लेता हूँ। यदि कोई आपकी बात मुझ तक आएगी, कोई प्रश्न आपका रहेगा, कोई क्यूरी रहेगी, तो मैं जरूर आपको क्लास में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन, हालांकि अभी हो सकता है कि मेरी क्लास कुछ दिन के लिए अभी बंद रहे, उसके बाद फिर स्टार्ट होगी तो लाइव ही स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी जो क्लास नवंबर में रहेगी तो आप लोग इसको पढ़िएगा, और मेरा जो करंट अफेयर्स है, जो जितना समय रहा है, इसको पूरा मन से पढ़िएगा और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए गैप होने वाला है, कुछ आवश्यक काम आ जाने की वजह से। तो उस कार्य की वजह से अभी गैप रहेगा, और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सा काम है। तो उसके बाद फिर हम क्लास कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास लाइव होगी और फिर हम लाइव में आपस में चर्चा कर पाएंगे। जैसे मैं अभी जो स्टूडियो है उस स्टूडियो से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इस कारण से ही मुझे अभी लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे हम मैं पहले वाले स्टूडियो के पास पहुंच जाऊंगा तो लाइव स्टार्ट हो जाएगी, मुझे दूसरे स्टूडियो से क्लास लेनी पड़ती है। दोस्तों ये है जेपी नड्डा, इन्होंने क्या किया है, जो मेडिकल के लिए मशीनें हैं, मेडिकल के क्षेत्र में या मेडिकल के लिए, उन सभी मशीनी उपकरण को दुरुस्त करने के लिए, ठीक है, उन उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए, ठीक है, ये योजना को प्रारंभ किया गया है श्री जेपी नड्डा।
7वां क्वेश्चन, युवा आदान प्रदान। युवा आदान प्रदान, अब ये थोड़ी सा अजीब लगेगा कि सर युवाओं का आदान प्रदान कौन करता है और क्या युवाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है? ये कौन सी योजना आ गई सर युवाओं को आदान प्रदान करने की? तो बिल्कुल आई है ये योजना युवाओं को आदान प्रदान करने की। तो युवा आदान प्रदान योजना इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों हमारे देश में एक खेल कल्याण विभाग, अच्छा मेरा प्रश्न ही ये आपसे है कि हमारे देश में खेल मंत्रालय की स्थापना, ये भी आपके कमेंट ऑफ द डे के लिए होगा, खेल मंत्रालय की स्थापना किसने करी है? ठीक है, कब करी है, कब की गई है, कब की गई है? ठीक है, खेल मंत्रालय की स्थापना तो अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा युवा आदान प्रदान योजना, एक तरीके से ऐसे मान लो कि नॉर्थ टू साउथ, ताकि हम कल्चर को बढ़ावा दे सके, खेल को बढ़ावा दे सके। इसके लिए हम युवाओं को बदल नहीं रहे हैं कि भाई आप इस राज्य में रहो, इस राज्य में घूमने का मौका दे रहे हैं कि कुछ युवा यहाँ से वहां घूमेंगे, कुछ यहाँ घूमेंगे, तो एक दूसरे के खेल को समझेंगे, कल्चर को समझेंगे। इस कारण से, और इसी की तरह एक स्वायत्त शासी निकाय है दोस्तों, जिसे हम जानते हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये नेहरू युवा केंद्र संगठन दोस्तों एक पूर्णतः स्वायत्त शासी निकाय है जो कि इसी खेल मंत्रालय के अधीन होता है। और ये खास करके 15 से 29 वर्ष के युवाओं को अपने अधीन या अपने साथ, मतलब इन 15 से 29 वर्ष के युवाओं के साथ मिलकर काम करता है। शायद आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। और इसमें एक पूरा वैकेंसी भी आती है, अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इसमें एक वैकेंसी आती है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की, इसको बोलते हैं जिला युवा समन्वयक। तो इसका रैंकिंग अच्छा होता है, जैसे पीसीएस लेवल के अधिकारी का रैंकिंग होता है वैसे लेवल इस पोस्ट का होता है। तो पता करिएगा कि ये कब वैकेंसी आती है, तो इसको जरूर अप्लाई करिएगा। और इसका सिलेबस भी एकदम नॉर्मल ही है, आईबीपीएस का जो सिलेबस होता है उसी का इसका सेम टू सेम सिलेबस होता है, मिलता जुलता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, क्या नाम है दोस्तों इसका? ऑस्ट्रा हिंद। इनमें से भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब? इनमें से किस राज्य में शुरू किया गया है ऑस्ट्रा हिंद? चूंकि देखिए ऑस्ट्रा हिंद का ये जो अभी प्रोग्राम हो रहा है, ऑस्ट्रा हिंद, ये तीसरा संस्करण है, तीसरा संस्करण है। पिछले साल इसका आयोजन दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इस साल ये कहां पर हो रहा है? तो इस साल ये भारत में हो रहा है। मतलब एक तरीके से ऐसे मान लो कि ये अल्टरनेट होता है, एक साल ऑस्ट्रेलिया में, एक साल भारत में, फिर एक साल भारत में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे चलता रहता है। तो क्रम से चलता है ना। शुरुआत भारत से हुई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया से, फिर भारत से। तीसरा संस्करण है, याद रखना ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण है। और ये जो आयोजन हो रहा है ये महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र के पुणे में तो हो रहा है दोस्तों, एक चीज और जानिएगा कि ये कब से कब तक चलना है। तो इसका आयोजन होगा 21 नवंबर तक। कब तक रहेगा? 21 नवंबर तक। हालांकि ये नहीं आएगा कि कब तक चलेगा, ये आएगा ऑस्ट्रा हिंद किन दो देशों के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये प्रश्न आएगा इस तरीके का। और यही आपको याद रखना। अभी हमारे दोस्तों वायुसेना, ठीक है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ये तीनों सेनाएं मिलकर के अभी सैन्य अभ्यास करने वाली हैं, जो कि आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं पूर्वी प्रवाह। ठीक है, पूर्वी प्रवाह।
तो पूर्वी प्रवाह एक तरीके से ऐसा हमारा सैन्य अभ्यास आज से स्टार्ट हो रहा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी सैन्य मिशन होंगे, ठीक है, सैन्य मिशन होंगे, उनको अंजाम दिया जा सके, उनको बेहतर तरीके से किया जा सके। इसके लिए पूर्वी प्रवाह आज से तीनों सेना को संयुक्त रूप से किया जाएगा। हाँ, इस वाले प्रश्न का आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र का पुणे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही होगा 8वें में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 8 नवंबर 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कौन सा दोस्तों इसके द्वारा स्थापना दिवस अपना मनाया गया है एनटीपीसी के द्वारा? यदि आपको पता होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का आंसर आप बखूबी बहुत अच्छे से कर लेंगे। और करिए आंसर सब दोस्त इसका। चलिए कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है दोस्तों? तो अभी हाल में 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एनटीपीसी दोस्तों ये हमारे भारत की एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है और इसके द्वारा जो अभी लक्ष्य रखा गया है 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो सही है। अब इसमें कुछ जानकारी है मेरे पास जो कि ये जो 2032 तक दोस्तों 2032 तक इसमें लक्ष्य रखा है कि हम लगभग 130 कितना 130 गीगावाट कितना दोस्तों 130 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। क्योंकि अभी कम है, अभी वर्तमान में जो बिजली का उत्पादन एनटीपीसी के द्वारा किया जाता है वो लगभग 76,475 मेगावाट में किया जाता है। ठीक है, ये अभी MW में है और 130 GW करने का 2032 तक लक्ष्य है एनटीपीसी का, जिसमें से ऐसा मानते हैं कि लगभग 60 गीगावाट जो है वो जैसे सोलर पैनल हो गया इस प्रकार से प्राप्त होता है इसको। ठीक है, तो वर्तमान में ये है। और अब आप लोग बताइएगा कि एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये आपके पास कमेंट ऑफ द डे के लिए क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं कमेंट ऑफ द डे के लिए। तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई ये आप लोग बताइएगा। हाँ, एक चीज और है दोस्तों, प्लीज आप लोग गूगल से करके मत बताया करिए आंसर। यदि आपको याद है, कमेंट ऑफ द डे मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आप सबको जो आता है वो लोग आंसर करें, गूगल से ढूंढ के नहीं, नकल करके नहीं। अब ये ईमानदारी आपके साथ ही रहेगी, मैं तो चेक करने नहीं आऊंगा। तो कोशिश करिएगा कि खुद से आप आंसर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उससे नॉलेज का पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही में नई दिल्ली में पहले वार्षिक क्षेत्रीय सहयोग प्रौद्योगिकी संपर्क सम्मेलन का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया है? सम्मेलन संपर्क का शुभारंभ इनमें से किस संस्था के द्वारा किया गया है? सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज, एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइएगा किसके द्वारा किया गया है ये? यस, इसको दोस्तों अभी हाल फिलहाल में नई दिल्ली में किया गया है और जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान इन्होंने इसको संबोधित किया है। ठीक है, ये जो आयोजन हुआ, सम्मेलन हुआ, इसको संबोधित अनिल चौहान के द्वारा किया गया जो कि हमारे सीडीएस है। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों ये एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय ने किया है। हाँ, अकेले नहीं किया है, किसके सहयोग से किया है? सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के सहयोग से किया है। किसके सहयोग से? सेंटर फॉर ज्वाइंट सहयोग स्टडीज के इनके सहयोग से किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये दोनों ही है। किया किसने है? तो किया है दोस्तों एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय ने
किसके सहयोग से किया है? तो सेंटर फॉर ज्वाइंट वेलफेयर स्टडीज के सहयोग से किया है। हाँ, अब मेरे पास दोस्तों आप लोगों की जो कमेंट ऑफ द डे है, आ जाइए हम लोग उस पर चलते हैं। पिछली क्लास का भी है और जो कल क्लास हुई थी उसका भी है। तो ये पिछली क्लास के हैं, ठीक है, ये पिछली क्लास के हैं। 3 लोगों का मुझे लगा कि हाँ, 3-4 लोगों को लगा कि ये ले लेना चाहिए क्लास ऑफ द कमेंट ऑफ द डे के लिए। तो पहला तो राधिका, आपने एकदम सही किए हैं। सुबोध ने भी एकदम सही किए हैं। रजा, मिस्टर रजा ब्लॉक, आपका भी बहुत बढ़िया है और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। राधिका के आंसर, पूनम यादव, बढ़िया, सब कुछ ठीक है। सबने बढ़िया कमेंट ऑफ द डे में अपना नाम किया है और अच्छा भी लगता है जब आप लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ तो काफी लोग प्रयास करते हैं अपना आंसर देने का, ठीक है। तो अब जो हमारी कल की क्लास हुई थी उसका कमेंट ऑफ द डे है नेहा का, ठीक है। अब हो सकता है कि अब तक आप में से और लोगों ने किया हो, क्योंकि जब ये क्लास खत्म हुई थी तो मैंने उसी समय जो है इसका स्क्रीनशॉट लिया था कमेंट ऑफ द डे का और अपनी टीम को भेज दिया था। तो उन्होंने अभी मुझे इसको भेजा था, कुछ शायद कुछ घंटे पहले भेजा था उन्होंने बना करके, फिर मैं दोबारा नहीं भेज पाया। तो परेशान मत होइएगा कि सर हमारा आंसर गलत है, मैं हो सकता है पिछली क्लास में रखूँ। तो बिल्कुल, विश्व का केंद्र बिंदु अफ्रीका महाद्वीप के घाना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानते हैं। तो पहली बात तो नेहा, ये जो आपने लिखा है कि पूरी धरती का केंद्र बिंदु अफ्रीका की घाना को, गलत है। इसीलिए मैंने रखा है कमेंट ऑफ द डे के माध्यम से कि और भी लोगों को पता चले। उज्जैन के निकट मंगलनाथ पड़ता है, ठीक है, मंगलनाथ। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ, तो जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु हमारा या विश्व का केंद्र बिंदु उज्जैन के निकट मंगलनाथ पड़ता है, वो है। और अखंड भारत, यदि ये प्रश्न आ जाए कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है, अखंड भारत, तो अखंड भारत के संबंध में बैतूल को याद रखना, बैतूल जो कि मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। फिर आपने बताया कि भारत का केंद्र बिंदु, हाँ चलिए, भारत के अविभाजित भारत जो पाकिस्तान और भारत का मिलकर के था, ठीक है, पाकिस्तान और मैं बात करूं भारत, तो जब पाकिस्तान और भारत दोनों ही साथ में थे उस समय का यदि केंद्र बिंदु पूछा जाए तो वो आपको बता देना है कटनी, ठीक है। इस समय का केंद्र बिंदु है कटनी, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कटनी हो जाएगा। बैतूल कब होगा? अखंड भारत को पूछे कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु, तो बैतूल। पृथ्वी का केंद्र बिंदु तो उज्जैन के निकट मंगलनाथ। अखंड भारत का बैतूल। अविभाजित भारत का कटनी। और अब पूछे कि वर्तमान भारत का, जो वर्तमान हमारा भारत है, इसका केंद्र बिंदु विदिशा, मध्य प्रदेश का विदिशा। और ये पूछे कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है, तो ये है दोस्तों सागर। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है? सागर, ठीक है। तो ये आपके कमेंट ऑफ द डे थे। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं रिवीजन आपकी क्लासेस का, पिछली क्लासेस का। चलिए चलिए, ये अपने पिछली क्लास का, हाँ ये है पहला प्रश्न, करिए आंसर सब लोग। बीदर फोर्ट के रिलेटेड में है कि बीदर फोर्ट किला इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो बताएं सभी साथी, बीदर किला इनमें से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, असम या कर्नाटका, किस राज्य में स्थित है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आज की क्लास को एंजॉय जरूर कर रहे होंगे और इस क्लास को भी प्रेमायर है लेकिन एंजॉय जरूर अच्छे से कर रहे होंगे, बिल्कुल। तो अपना सही आंसर यहाँ पर कर्नाटका आएगा। बाकी कल पूरा डिटेल दे दिया था, तो जो हमारे विद्यार्थियों ने इसका पूरा डिटेल नहीं पढ़ा हो वो कल की क्लास को देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में सरकारी नौकरियों में भारतीयों के लिए महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन दिया गया है? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश?
तो किस सरकार ने रिजर्वेशन को बढ़ा करके महिलाओं के लिए किया, और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा भी है। ठीक है, इस प्रकार का यदि रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है तो ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं के हित में है और बढ़ाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, बिल्कुल सही भी है। तो ये अपना आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अभी हाल ही में इनमें से किस स्थान पर चौथा हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन किया गया है? चेन्नई, जयपुर, लद्दाख और मुंबई। तो इनमें से किस स्थान पर चौथा हॉर्स पोलो कप 2024 किया गया है? बताएं सभी साथी। बिल्कुल सही आंसर है इसका लद्दाख। कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में समाचारों में रहा शब्द ओकना विशेष टेकरी किस प्रजाति से रिलेटेड है? मैंने बताया था कि टेकरी एक तरीके से पहाड़ी प्रजाति को बोलते हैं, और ओकना विशेष ये जो है जंपिंग स्पाइडर के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये एक मकड़ी है और उस मकड़ी के लिए जो है नाम दिया गया है ओकना विशेष टेकरी। ठीक है, ओकना विशेष टेकरी मकड़ी, ऑप्शन सी। समुद्र में एक दिन कार्यक्रम का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया गया? कल शायद बताया था मैंने आपको पूरा इसके बारे में कि इसमें प्रतिभाग भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू भी इसमें भाग ली थी, और उस समय जो है बहुत सारे आयोजन किए गए, MiG-29K का, मिसाइल का, है ना, INS विक्रम के चालक दल से भी उन्होंने मुलाकात करी थी। तो ये सारा कुछ जो है कल अपन ने पढ़ा था। तो ये गोवा में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए, मैक्सिको की कंपनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बेकरी प्लांट लगाने वाली है? महोबा, बलिया, बागपत, गोरखपुर। ये मैक्सिको की कंपनी है और ये जो बेकरी प्लांट है ना, तो इसके पास कई सारे प्रोडक्ट हैं बेकरी के। तो ये कहाँ प्लांट लगने वाला है दोस्तों? महोबा, बलिया, बागपत या गोरखपुर? तो ये लगने वाला है प्लांट बागपत में। कहाँ पर? बागपत में लगने वाला है, ये मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। चलिए अगला, फाइटर जेट सुखोई की नोज इनमें से किस जिले में बनाई जानी है? इनमें से किस जिले में फाइटर जिले की सुखोई की नोज बनाई जानी है दोस्तों? नोज एक तरीके से उसके आगे वाला पार्ट आप देखे होंगे बड़ा नुकीला सा रहता है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है कि कम से कम हमारे देश में इस प्रकार की चीजें बनाई जाने स्टार्ट हो गई हैं, है ना। तो बिल्कुल ये बनाया जा रहा है कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों? लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही आंसर। अगला क्वेश्चन, 8वां, अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट 2 का प्रक्षेपण अभी हाल फिलहाल में किया गया है। इनमें से किसके द्वारा किया? रूस, जिम्बाब्वे, अमेरिका या भारत? रूस के साउथ में स्टेट यूनिवर्सिटी, साउथ वेल्स में स्टेट है स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके सहयोग से ये प्रक्षेपण किया गया है जिमसैट 2 का, जिम्बाब्वे के द्वारा। राइट, किसने किया है? जिम्बाब्वे। 9वां क्वेश्चन, इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम करने की तैयारी की जा रही है? बताएं सभी, ये बिहार का स्टेशन है। बिल्कुल दोस्तों, बिहार के भागलपुर में स्थित सुल्तानगंज। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट इनमें से किसकी पुस्तक है? रमेश भारती, रामचंद्र गुहा, महात्मा गांधी या मेघा पाटेकर? किसकी पुस्तक है? बताएं सभी। कल अपन ने पढ़ा था कि द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज ने इनका इंटरव्यू लिया था, कल मैंने बताया था। ये है दोस्तों रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, और कल का कोई कमेंट ऑफ द डे नहीं होने के कारण चलिए आज हमारी क्लास बस यहीं तक। अब हम लोग आपसे कल मुलाकात करेंगे, या हो सकता है दोस्तों अभी मेरी क्लास कुछ समय के लिए डिले हो जाए। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँ कि आप सभी तैयारी करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। वो अभी बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगी, हो सकता
कल के लिए या परसों के लिए डिले हो। बाकी प्रयास करूंगा क्लास लेने का, है ना, क्लास को लेने का प्रयास करूंगा। बस हो सकता है तो पहले से सूचित कर दिया कि तो आप लोग वेट मत करिएगा, है ना। चलिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, क्योंकि मैं क्लास को देखता हूं कि आप बहुत कम शेयर करते हैं, और हो सकता है कि टाइमिंग की वजह से, क्योंकि अभी टाइम जो है एक अलग टाइम पर क्लास को प्रमाण किया जाता है। चलिए, मुलाकात करते हैं दोस्तों नई क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।